नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे धरना प्रदर्शन हड़ताल करने वाले व्यक्तियों के बारे में, उनके मांग मुद्दों के बारे में। क्या कारण होते हैं कि कोई कर्मचारी, कोई मजदूर हड़ताल पर जाता है, वो अपना काम छोड़कर धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठता है। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं, वो क्यों मजबूर हो जाता है। और आज आप देख रहे होंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर शायद ही कोई जिला हेडक्वार्टर, कोई सेक्रेटेरिएट ऐसा होगा जहां पर कोई व्यक्ति धरने पर, प्रदर्शन पर, जुलूस की शक्ल में ना आता हो। अभी ताज़ा नगर पालिका कर्मचारी संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर पिछले 4 दिन से सभी नगर पालिका कर्मचारियों की, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की, नगर निगम के कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी भी अनुबंधित अध्यापक, जिनको गेस्ट टीचर भी कहते हैं, वो लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में माननीय श्री नायब सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह जिला में पिछले लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी मीडिया में आई सूचनाओं से पता चला है और बिजली कर्मचारियों के नेतृत्व ने, उनकी 4 प्रमुख यूनियनों ने आह्वान किया है कि वो भी 3 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। एक धरने प्रदर्शन हड़ताल का दौर है। इस दौर को जब भी परिभाषित किया जाएगा, वो ये कहा जाएगा कि ये जन संघर्षों का दौर है। अभी पीछे जेनजी, भारत की नई युवा पीढ़ी ने भी जंतर मंतर से लेकर विश्वविद्यालय तक एक बड़ी जन लामबंदी हमारे सामने हासिल की। ये धरना प्रदर्शन वाले लोग कौन होते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, इन हड़तालों का क्या सामाजिक योगदान है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा के कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा संगठन है, उसके उप महासचिव श्री संदीप सांगवान जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और इसी मुद्दे पर हम उनसे एक बातचीत, एक चर्चा, एक संवाद करेंगे। नमस्कार जी सांगवान साहब। नमस्कार जी, आपका भी, चैनल का और समस्त दर्शकों का। तो सांगवान साहब, जैसा कि अभी बातचीत करते हैं कि कल 10 अगस्त को पूरे देश भर में एक जेल भरो आंदोलन है, तो ये जो और दूसरे जो अपने विभागीय मुद्दे, इनको लेकर भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर तकरीबन एक धरने प्रदर्शनों का दौर है। आप खुद पिछले कई सालों से एक कर्मचारी हो, आप इनके कर्मचारियों के नेता भी हो, आप हड़ताल का आह्वान भी करते हैं। आप पहले एक बार परिभाषित करिए, ये धरना प्रदर्शन और हड़ताल हैं, ये क्यों की जाती हैं? क्योंकि एक सत्ता द्वारा, सरकारों द्वारा या विभिन्न निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा एक प्रचार भी किया जाता है, हड़ताल आयोजित करवाने लोग अच्छे नहीं होते, ये हड़तालें देश हित में नहीं है। क्यों कर्मचारी तीसरे दिन धरना लेके बैठ जाए हैं? मतलब एक जो दुष्प्रचार भी एक आम तौर पर धरने प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वालों के प्रति होता है, उसको वो भी एक झूठ छटे, सच्चाई इसके लोगों तक जाए। इसकी जो हड़ताल करने वाले लोगों की तकलीफ या इनकी जो सामाजिक उपयोगिता, इस पर एक संक्षिप्त शुरुआती टिप्पणी करें। सर, क्या है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में आम कमेरा वर्ग पे भारी संकट है। ये रोजी रोजगार पे संकट हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, बेरोजगार बच्चा आत्महत्या करने पे मजबूर है। अलग अलग तबके, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, महिला है, छात्र है, वो अपनी अपनी मांगों को लेकर के लगातार सड़कों पे। पीछे आपने देखा छात्रों का आंदोलन था, मतलब पेपर लीक तैयारी करता है बच्चा, काफ़ी महंगी पढ़ाई पढ़ने के बाद वो इंतजार करता है कि मुझे रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलना तो दूर की बात है, वो पेपर की वर्षों से तैयारी करता है, इंतजार करता है, पेपर ही लीक हो जाता है। इसको लेकर छात्रों का एक बड़ा आंदोलन है। और दूसरा आप देखेंगे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और किसानों पे भारी संकट है। मतलब उनको समय पे खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, मजदूर है उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, छात्र की जो पढ़ाई है पर्याप्त संसाधन नहीं है, महंगी फीस है, महंगी कोचिंग है। दूसरा आप देखेंगे सरकारी सेवा का जो क्षेत्र है उसका भी बड़ी तेजी के साथ निजीकरण किया जा रहा है। तो ये रोजी रोटी पे किसान का, मजदूर का, कर्मचारी, महिला, छात्र पे लगातार हमला है। उसको लेकर के अलग अलग तबकों में कर्मचारी हैं, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं,
वो अपनी मांगों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल का जो सवाल है, जैसे कि कल पूरे देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारियां देंगे, जेल भरो आंदोलन। अच्छा, अपने आप को लोग प्रस्तुत करेंगे प्रशासन के सामने, सरकार के सामने कि हमें जेल ले चलें? क्योंकि जब कोई सुनवाई हो नहीं रही है, मांगों का समाधान हो नहीं रहा है, तो ये बाकायदा बैठक करके निर्णय लिया है कि सरकार सुन नहीं रही, तो कम से कम हम गिरफ्तारियां देंगे, मतलब इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए। अच्छा, जो आप कह रहे हो कि सरकार सुन नहीं रही, तो मतलब ये बात आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्या इससे पहले आप लोगों ने, कर्मचारी संगठनों ने, ट्रेड यूनियन ने, या जो दूसरे आपके सहयोगी व्यक्तित्व समूह है, उन्होंने सरकार के सामने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है? बिल्कुल, ये सरकार तीसरी बार रिपीट कर गई है। हम लगातार आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल की मार्फत सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं। सरकार उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। और आप देखेंगे कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करता है, उसकी कोई मांग अलग से नहीं है। वो बाकायदा सरकार ने 2014 का जो चुनावी घोषणा पत्र है जो पब्लिश किया, उसमें कर्मचारी के मुद्दे भी थे, किसानों के, मजदूरों। किसका घोषणा पत्र है जी? ये वर्तमान जो भाजपा सरकार है, इसका चुनावी घोषणा पत्र है। उसमें सभी तबकों की नंबर वाइज मांग थी। उसमें हम कर्मचारी सेक्टर में काम करते हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में, उसमें पहली मांग थी कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को पहली कलम से पक्का किया जाएगा। इसके अलावा प्रति वर्ष 2 लाख बेरोजगारों को पक्की नौकरी देंगे, 24 लाख को नौकरी मिलनी थी। तीसरा, एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ और पुलिस विभाग के कर्मचारियों की एक मांग थी। 25 अगस्त 2014 को मंत्रिमंडल का फैसला हुआ था, 12 साल हो गए, आज तक लागू नहीं किया है। चौथा, उन्होंने लिखा हुआ था कि पुरानी पेंशन आप पे लागू करेंगे। न स्थायी भर्ती है, न पेंशन है, न अच्छे वेतन भत्ते हैं। इसके अलावा देखेंगे महंगाई के अनुरूप महंगाई भत्ता भी नहीं मिल रहा है। अगर 7th पे कमीशन की हम बात करें, 1:16 से लागू हुआ था। 7th पे कमीशन का जो अनुपात है वो 1:7 न्यूनतम और अधिकतम है 1:14, जबकि होना चाहिए सबसे छोटे कर्मचारी का और सबसे बड़े अधिकारी का वेतन का जो अनुपात है वो 1:7 होना चाहिए, वो 1:14 हो गया है। इसको थोड़ा यूं समझा जा सकता है भाई, एक बड़े अफसर की तनख्वाह अगर 7 रुपये है तो सबसे छोटे की 1 रुपया होना चाहिए, यही। और अब वो, और ये ऊपर वाले की 14 है तो नीचे 1 है, ये मतलब काफी बड़ा गैप हो गया जी। आप देखेंगे कि 7th पे कमीशन में शुरू हुआ, उसमें जो न्यूनतम वेतन है वो है 16,900 और अधिकतम जो वेतन है वो 1,82,200 है। तो न्यूनतम और अधिकतम वेतन का जो अनुपात है वो होना चाहिए 1:7, वो हो गया 1:14। इसका कारण क्या है जी, इतना बड़ा गैप होने का? इसका कारण क्या है कि सरकार बड़े अधिकारी को ज्यादा फायदा देती है। इसके साथ साथ जो महंगाई भत्ता है, क्योंकि महंगाई भत्ता बराबर मिलता है, मान लिया महंगाई भत्ता 3% है, तो जिसकी बेसिक पे 17,000 उसके 510 रुपए बढ़ गए, जिसकी बेसिक पे 2.5 लाख उसके 7500 बढ़ गए। तो धीरे धीरे ये जमीन आसमान का अंतर होता चला जाता है। इसमें हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन का जो अनुपात है वो 1:14 की बजाय 1:7 किया जाए। अगर इसको 1:7 किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 1/16 से 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन बनता है। और आप देखेंगे कि ये तो रेगुलर कर्मचारी का है, कच्चे कर्मचारी पे किसी प्रकार का कोई न्यूनतम वेतन नहीं है, न किसी प्रकार का कोई महंगाई भत्ता है। अब आप देखेंगे हड़ताल नगर पालिका के कर्मचारी की, नगर निगम के कर्मचारी की, अब उनके अलग से तो कोई मांग है नहीं। वो कह रहे हैं सरकार का जो चुनावी घोषणा पत्र उसको लागू कर दो। और फायर के 2 कर्मचारी तो आग बुझाते हुए जल गए। फरीदाबाद का अग्निकांड है, दोनों की शहादत हो गई। सरकार ने उनको अपना कर्मचारी मानने से मना कर दिया कि कर्मचारी है ही नहीं। कारण क्यों हुआ जी, क्यों का सरकार पीछे हटी उनको अपना कर्मचारी मानने से? सरकार ये कह रही है कि ये पेरोल का कर्मचारी है, ये हरियाणा कौशल रोजगार का निगम, मतलब मृत्यु के बाद भी उसकी छटनी कर दी
कि नियमित नहीं है, कच्चा कर्मचारी है। ये पेरोल क्या होता है जी, और दूसरा क्या नाम दिया जी? श्रीमान जी क्या है कि एक तो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, एक चीज है। ये पेरोल का है कि उसका सरकारी पेरोल पे जो वेतन का जो बिल है, वो बिल बनता है, वो खजाने से तनख्वाह वेतन ड्रा करता है। अच्छा जी, तो मतलब ये जो आप कहने का पक्के कर्मचारी नहीं है ये, तो एक जो बड़ी मांग है वो नगर पालिका की है, चाहे वो गेस्ट टीचर की है, पक्का कर्मचारी कहा जाए। मैं थोड़ा आप इसको मैं समझना चाहूंगा जी, आपका एक पक्का कर्मचारी और एक कच्चा कर्मचारी और उनके काम, इनका क्या संबंध है और क्या अंतर है कच्चा और पक्का में जी? देखिए आप, भर्ती की जो प्रक्रिया है, कच्चा कर्मचारी भी वही लगता है जो सभी सेवा शर्तों को पूरा करता है, पक्का कर्मचारी भी वही लगता है जो सेवा शर्तों को पूरा करता है, लेकिन उनके वेतन भत्तों में जमीन आसमान का अंतर है। रेगुलर कर्मचारी को सभी सुविधाएं मिलती हैं, कच्चे कर्मचारी को सुविधाएं नहीं मिलती। और अब तो आप देखोगे कि 2014 के बाद बड़ी संख्या में कच्चे कर्मचारी की भर्ती भी, वेतन में अनुपात हो गया, कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला भी आएगा नियमितीकरण के लिए, उसके बाद भी सरकार कर नहीं रही है। सामाजिक सुरक्षा मतलब जो ये कच्चे कर्मचारी हैं, इनको कोई पेंशन या रिटायरमेंट के टाइम कोई एक मुश्त राशि या कोई दूसरे लाभ, कोई इस तरह का प्रोविजन है जी? कच्चे कर्मचारी के लिए कोई सरकार ने अभी तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी तय नहीं की है। कोई संगठन आंदोलन के दब पे कच्चा है तो एक्स ग्रेशिया में कच्चे की नौकरी आंदोलन करके लगवा लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि नगर पालिका की हड़ताल है 6, 7, 8, अब वो बढ़ा दिया 9, 10, 11। इसके साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारी, और बिजली विभाग का कर्मचारी किसी प्रकार की कोई आर्थिक मांग नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि बिजली का निजीकरण हो गया तो बिजली महंगी हो जाएगी, आम उपभोक्ता बिजली का प्रयोग नहीं कर पाएगा, जो सब्सिडी मिलती है वो खत्म हो जाएगी, और किसानी पे इस पे बड़ा मार है, वो ट्यूबवेल ही नहीं चला पाएगा, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी। ये बिजली कर्मचारी किस तिथि से हड़ताल पर जा रहे हैं जी? श्रीमान जी, बिजली का बड़ी तेजी के साथ ये जो बिजली है, क्योंकि संसाधन तो विभाग ने खड़े कर दिए, वो चाहे पोल है, चाहे लाइट है, चाहे प्रबंध है, जनता का सही हो गए, जनता के पैसे हैं, टैक्स के पैसे से बनेंगे, इसको वो प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हैं मुनाफा कमाने के लिए, ताकि हमें भविष्य में कर्मचारी की भर्ती ना करनी पड़े। संसाधन ढांचा हमारे पास है, सीधा इसको ठेका दे दें। आपका सरकार पर यह आरोप है कि सरकार पूरे विभाग का निजीकरण करना चाहती है जी। मैं बिल्कुल फौरी तौर पे उन्होंने जो तैयारी की है, इसके साथ साथ बिजली का कर्मचारी काफी लड़ाका है, और अब की बार तो पहले कर्मचारी लड़ाई करता था, हड़ताल करता था, प्रदर्शन करता था, इसमें ब्रेक का काम करता था। अब की बार बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल में बिजली की सभी यूनियन और इसके साथ साथ अधिकारियों की जो यूनियन है वो भी शामिल है, और अन्य कर्मचारियों के संगठन भी इसको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बिजली का जो मुद्दा है, बिजली अकेले को बिजली विभाग के कर्मचारी की मांग नहीं, आम जनता की मांग है, किसान मजदूर संगठन भी इसके साथ खड़े हैं। एक और समझने थे सर, जो निजीकरण की बात कर रहे हो आप, ये निजीकरण क्या है, ये नीति के क्या इफेक्ट हैं, और जो विभिन्न विभागों में ये किस रूप में प्रकट हुआ है और इसके क्या अनुभव रहे हैं? ये 1991 की नव उदारीकरण की नीतियां हैं, उसका सीधा ये इफेक्ट है। एक समय में कर्मचारी बड़ी लामबंदी करके जनता के सहयोग से कुछ ब्रेक लगा देता था। अब ये 2014 के बाद इन नीतियों पे काफी तेज गति से चल रही है। निजीकरण का मतलब है सरकारी सेवा के क्षेत्र में अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले करना, क्योंकि ये जो सरकारी सेक्टर है, ये इस जनता ने बड़ी गाढ़ी कमाई से इसको तैयार किया है। आप जितने देखेंगे सरकारी विभाग हैं, उनके संसाधन है, जो जमीन है वो जनता ने फ्री में दान की हुई जमीन है, उस पे बिल्डिंग का निर्माण हो गया, और उनको सपने दिखाए गए थे कि आप ये जमीन दान करोगे, सरकारी महकमे बनेंगे, आपके बेटा बेटी को नौकरी मिलेगी। लेकिन वो जो जमीन है वो भी सरकार ने ड्रोन से सर्वे करवा के इसकी रजिस्ट्री अपने नाम करा ली है। तो बड़ा संकट है।
क्योंकि वो सरकार के अधीन जमीन हो गई, सरकार पे पूंजीपतियों का कब्जा है, कल नहीं सरकारी महकमों को बेच देंगे तो रोजगार पे संकट आ गया। आप कोई उदाहरण दे सकते हो जब जैसे कि आप आरोप लगा रहे हो सरकार पर, भाई सरकार ने अपने चहेते सेठों को लाभ दिया है, पब्लिक की प्रॉपर्टी सरकारी विभाग को बेच के, कोई उदाहरण से बता सकते हो? आप देखेंगे कि चंडीगढ़ का बिजली विभाग है, उसको लेकर के हड़ताल थी, वो उन्होंने औने पौने दामों में बेच दिया है। चंडीगढ़ का विभाग ही बेच दिया हाँ, जी। चंडीगढ़ का विभाग ही बेच दिया, बिजली विभाग का। इसके अलावा आप देखोगे जैसे स्कूली शिक्षा है, इसके पैरेलल प्राइवेट स्कूल आ गया, स्वास्थ्य है, इसके पैरेलल स्वास्थ्य आ गया, बस है, इसके पैरेलल बस आ गई। तो ये धीरे 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 अपने पैरेलल सेक्टर को खड़ा करके बीएसएनएल, उसके आगे दूसरे आ गए। तो ये धीरे धीरे इनको सिकोड़ रही है कि भविष्य में हमें रोजगार नहीं देना पड़ेगा, बेरोजगार को रोजगार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पेंशन देनी नहीं पड़ेगी। जैसे ये हाईवे बनते हैं, प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया। पहले B&R विभाग, पहले आप देखेंगे कि B&R जो विभाग था, PWD B&R, उसके अपने रोलर होते थे, ड्राम आपको तारकोल के खड़े दिखाई देते थे, उसमें कर्मचारी भरते होते थे, रोड रोलर चलाने वाले होते थे, रोड को बनाने वाले होते थे। अब जरूरत नहीं है, अब भर्ती नहीं है, किसी कंपनी को ही ठेका दे दिया, वही रोड बना रहे। जो प्राइवेट कंपनियों को जो ये ठेके दिए जा रहे हैं, अगर कल को कोई मतलब दुर्घटना हो जाएगी या एक मतलब जिम्मेवारी कौन लेगा? अब सरकार तो बनाती है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कल कोई मिस हैपनिंग या कोई जन विरोधी कुछ हो जाए, अब ये प्राइवेट एजेंसियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, कहाँ की हैं, क्या होगा कल? इसके अंदर को मटेरियल सही लगेगा, कच्चा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगा, इसकी क्या नीति है सरकार की? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा जी? इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब आप देखेंगे कि सफाई का कर्मचारी है, डोर टू डोर का है, ठेके का है, कंपनी को ठेका दे दिया, कंपनी ने कर्मचारी हायर कर लिए। अभी आप नगर पालिका की हड़ताल को कवरेज करके आए हो, और वहां पे एक महिला ने बताया कि मैं 20 साल से नौकरी करती हूं ठेकेदार के अधीन। अब जो मेरा वेतन पे जो साइन होते हैं वो तो होते हैं 15,220 पे, और मुझे रुपए मिलते हैं 9100 रुपए। ये ठेकेदारी प्रथा है। मतलब एक बहुत बड़ा मतलब एक काम करने वाले कर्मचारी के साथ ठगी है। इसमें एक सवाल और भी है जी आपका, जैसे मतलब अभी ये जो जेल भरो आंदोलन है, इसका आह्वान ट्रेड यूनियन ने किया है, तो उसमें ये भी बात आई है कि वह नए जो ये श्रम कोड लागू किए जा रहे हैं, लेबर कोड जिनको बोल रहे हैं, 4 श्रम संहिताएं लेके आई है सरकार। पिछले जो श्रम कानून थे उनको खत्म करके नए 4 लेबर कोड लाई है। इनका विरोध कर रहे हैं मतलब ट्रेड यूनियन के लोग, वर्किंग क्लास, और आपके कर्मचारी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। इन 4 लेबर कोड में से कौन से दोष हैं जिसके कारण आप इसका विरोध कर रहे हैं? आप देखेंगे कि देश की आजादी के दौरान 44 श्रम कानून बने थे, कर्मचारी के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में। अब उन श्रम कानूनों में बदलाव करके 4 लेबर कोड का जो श्रम कानून बना दिए हैं, उसमें क्या है कि एक तो कोई अपने वेतन भत्तों को बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकता, हड़ताल नहीं कर सकता, अपनी यूनियन बना नहीं सकता है, कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की, उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर डाला जा सकता है। लेकिन अभी भी प्रजातंत्र में संवैधानिक तरीके से वो सरकार बैकडोर से उन्होंने किया है उसको। उसके बावजूद भी अभी किसान ने, मजदूर ने, कर्मचारी ने उन लेबर कोड का विरोध किया है। अब देखिए, पीछे पानीपत की रिफाइनरी का था, 85 नोएडा के मजदूर का था। अब बात क्या थी, मतलब वो न्यूनतम वेतन 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया। ये जो वर्किंग टाइम है, वर्किंग आवर्स, कार्य के घंटे 8 से 12 करती है। साप्ताहिक रेस्ट, सप्ताह में काम करने वाला 1 रेस्ट, ऑफिसों में काम करने वालों को 2 रेस्ट, और इसके साथ साथ 8 घंटे। प्राइवेट सेक्टर में तो 8 घंटे को बढ़ा के 12 घंटे कर दिया, बल्कि कई जगह तो 13-13, 14-14 घंटे हैं। रेस्ट खत्म हो गया है। तभी तो ले मजदूरों का आंदोलन था। उसके बावजूद भी न्यूनतम वेतन हम बता रहे हैं आपको, मतलब महंगाई को देखते हुए जो न्यूनतम वेतन है, श्रम आयोग की रिपोर्ट है 1/1/16 को, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, जब श्रम आयोग की रिपोर्ट है 1/1/16 के अनुसार कि न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए। लेकिन
न्यूनतम वेतन है क्या? कोई फिक्स है ही नहीं, कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000, कोई अभी लिमिट नहीं है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने तो घोषित भी किया है कितना 15-16 हजार रुपए कुछ, मतलब 15,220 रुपए घोषित किया है। ये घोषित करने के बाद भी अभी लागू नहीं हुआ है। अच्छा, ये अभी दिया नहीं जा रहा जी नीचे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक सवाल और है जी, जो ये मतलब हड़ताल में लोग हिस्सा लेते हैं इतने बड़े पैमाने पर, इसमें सरकार का क्या रुख रहता है? सरकार किस ढंग से डील करती है इसको जी? और सरकार की नीतियों के प्रति, सरकार के चरित्र को लेकर जो हड़ताल का आह्वान करने वाले लोग हैं, आप जैसे ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों के नेता, आप लोगों का क्या रुख है सरकार के प्रति? सर, एक तो कर्मचारी स्वयं में सरकार की रीढ़ है। कर्मचारी का अपना क्षेत्र है, वर्किंग क्षेत्र है, उसके हड़ताल के आंदोलन के दायरे हैं। दूसरा, हम जो किसानों की और मजदूरों की, छात्रों की हड़ताल का जो समर्थन करते हैं, वो समर्थन इसलिए करते हैं कि कहीं न कहीं हम भी किसी न किसी रूप में छोटे किसान या मजदूर के बेटा बेटी हैं। हमारे बेटा बेटी भी स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ते हैं। जनता हमारे को टैक्स पे करती है, हम जनता के नौकर हैं। जनता टैक्स पे करती है जब हमारे को वेतन है। हम आर्थिक मांग करते हैं, उसके साथ सामाजिक मांग नहीं करेंगे तो आर्थिक मांग भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर के, जो किसान है, मजदूर है, छात्र है, महिला है, कमेरा वर्ग है, टैक्स पेयर हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, उनके आंदोलन में भी कर्मचारी समर्थन भी करता है और भागीदारी भी करता है। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला लिया है, कल पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन होते हुए हम गिरफ्तारी देंगे उसमें। तो एक और सवाल, अंतिम बातचीत की तरफ बढ़ते हैं सर। आप जो आप कर्मचारी हो और आप लोगों को समझाने की कोशिश करें भाई जो निजीकरण के क्या नुकसान होंगे, आने वाले दौर में जो विभाग प्राइवेट हो जाएंगे, निजी हो जाएंगे और सरकारी नौकरियां नहीं बचेंगे, तो आम आदमी का क्या रुख है, क्या रवैया है आपके प्रति, क्या सोच है, किस नज़र से देखता है आम आदमी? देखिए, जो थोड़े से प्रगतिशील लोग हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो तो ये मानते हैं कि लड़ने वाले लोग रहने चाहिए, लड़ना चाहिए। आम व्यक्ति के पास आज रोजी रोजगार का बड़ा संकट है, गुजारा नहीं है, उसका ध्यान इस तरफ नहीं है। उसकी कोशिश तो ये है कि शाम की मेरी रोटियों का प्रबंध कैसे, काम धंधे बंद हो रहे हैं। आम जो प्रगतिशील, चाहे किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे महिला है, छात्र है, वो इस आंदोलन का समर्थन भी करता है। उनको पता है कि सरकारी महकमों का निजीकरण होने के बाद तो हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जैसे बिजली है, आज सब्सिडी की है, रोडवेज है, परिवहन है, और दूसरे अन्य जो महकमे हैं, सरकारी स्कूल मर्ज के नाम पे बंद ही हो रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का आप हाल देख लो, अगर किसी के पास पैसा नहीं, लाख रुपए नहीं है, तो कोई डॉक्टर एडमिट नहीं करता है। तो इसलिए अगर सरकारी सेवा का निजीकरण होगा तो आम जनता पे इसकी मार और पड़ेगी। तो इस निजीकरण की जो आंधी को बचाने के लिए हम किसान मजदूर के सहयोग से एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक और सवाल है जी इसी से जुड़ा हुआ, आप कर्मचारियों के नेता हैं, आपका संगठन सर्व कर्मचारी संघ या विभागीय यूनियन ने पिछली सरकारें जो भी रही हैं सबके खिलाफ आप संघर्ष करते रहे हो, क्योंकि सभी सरकारों की नीतियां यही रही हैं। आपने चौधरी देवीलाल की सरकारों के खिलाफ भी आंदोलन किए, आपने चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, चौधरी बंशीलाल मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस, लोक दल, अविपा, सब सरकारों के खिलाफ आप लड़े। लेकिन जो 2014 से आप जोर दे रहे हो बार बार, भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है या जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रकृति है शासन करने की, इसका आप कुछ डिफर देखते हो दूसरी सरकारों से, या भाजपा का रुख और रवैया और सरकारों की तुलना में आप कैसा महसूस करते हो? देखिए, सबसे पहले तो मालिक और मजदूर की कभी मित्रता नहीं होती, क्योंकि मालिक ये चाहता है कि सस्ता नौकर मुझे मिले और मजदूर ये चाहता है कि मेरी दिहाड़ी बढ़े। एक तो ये कंट्रावर्सी कोई भी सरकार है उसमें कर्मचारी का, वर्किंग क्लास का रहता है। लेकिन ये जो सरकार है, क्योंकि इसने चुनाव से पहले काफी सपने दिखाए थे, काफी बड़े बड़े वायदे किए थे, उन वायदों पे सरकार खरी नहीं उतरी और उल्टा, मतलब आज देखोगे पूरे प्रदेश में कर्मचारी की जो मांग है वो सरकार का चुनावी घोषणा पत्र लागू करवाने की मांग है।
सरकार उसको लागू करने की बजाय इन महकमों को धीरे धीरे डाउन साइज के नाम से इनको नीलाम कर रही है। मतलब वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और उल्टी दिशा में जा रही है जो उसने वादा किया था। एक अंतिम है जी आपसे बातचीत में कि जो ये मतलब कल की हड़ताल होगी या कल जेल भरो जो आपका सत्याग्रह का कार्यक्रम है, इसमें पूरे देश के स्तर पर ये कितने की जन भागीदारी की उम्मीद है, कितने के लोग इसमें हिस्सा लेंगे आपके हिसाब से? देखिए, ये पूरे देश में जिला मुख्यालयों पे जेल भरो आंदोलन है। तो हमारा अनुमान है कि इसमें कम से कम 20 करोड़ लोग भाग देंगे। 20 करोड़ लोग पूरी योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि हर एक तबके में गुस्सा है। सरकार सुन नहीं रही है, किसी को पीली पंजी का फायदा नहीं है। शोषण लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल गैस डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब तो आपने देखा पेट्रोल में मिलावट ही शुरू हो गई है। तो कोई रोजी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं और किसान मजदूर की हालत तो कर्मचारी से भी ज्यादा खराब है। किसान को तो खाद ही नहीं मिल रहा समय पर। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से कोई अपील करना चाहते हो सर? हम आम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उसके अपने हक हकूक, शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, विभागों को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, नस्ल फसल को बचाने के लिए, रोजी रोजगार को बचाने के लिए इन आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जो बेरोजगार बच्चे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनका भविष्य चौपटी हो जाएगा। तो आज आपने सुने श्री संदीप सांगवान जी के विचार। उन्होंने बिल्कुल साधारण शब्दों में हमें समझाया कि किस तरीके से निजीकरण की नीतियां हमें बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, किस तरह से एक एक इंच करके, एक एक कदम से आगे बढ़ते हुए विभागों को निजीकरण कुछ निजी हाथों में दिया जा रहा है, किस तरह हमारे बच्चों के सामने से रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। ये एक देश के बिकने का दौर है। देश के एक एक ईंट को बुजुर्गों ने जो मेहनत करके चीज़ें जोड़ी थी, इस देश के लिए सुंदर सुंदर भवन, इस देश के जो उद्योग, इस देश के जो विभाग खड़े किए थे, उनको नीलाम होने का सरकार का जो एक मिशन और मुहिम है, इस पर ब्रेक लगाने के लिए देश के मेहनत कशों ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। और मैं सभी दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कथाकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने एक प्रसंग में कहा है कि मतलब लोग कहते हैं कि धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सत्याग्रह, जेल जाने से क्या होता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं, जिनका जमीर जिंदा है, जो मैदानों से पीछे नहीं हटे हैं, जो लड़ाई के मैदान में मौजूद हैं, जो अपने हक हासिल करने के लिए, आम जनता के लिए कुर्बानी देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस जेल भरो आंदोलन, इस सत्याग्रह आंदोलन की नींव उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों, विचारों में है, जिन्होंने एक अहिंसक सत्याग्रह के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी बरतानवी ताकत ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के पंजे से भी भारत को मुक्त कराने में एक बड़ा रोल प्ले किया था। इसलिए सभी दर्शक इन मुद्दों को संवेदनशीलता से ग्रहण करें, विचार मंथन करें, चर्चाएं करें और सबसे बढ़कर सत्ता से सवाल पूछें। आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आए सरकार का भड़काने वाला, तो उस पर रीथिंक करें, सोचें। आपको कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, कोई सत्ता का व्यक्ति ये कहे आप मेरी बिरादरी के लोग हैं, उससे ये पूछे कि जब ये स्कूल मर्ज किया जा रहा था उस समय आपको बिरादरी याद नहीं आई। एक कच्चे कर्मचारी को, उसकी पीड़ा को समझें और इन्हीं नीतिगत मुद्दों पर एक समझदारी कायम करें, एक चिंतन विमर्श, एक रचनात्मक संवाद बने। आपने सर समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।